हम लोग एनसीईआरटी से वेक्टर खत्म कर चुके थे और हमने पिछली क्लास में आरडी के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे। और इत्तेफाक से पिछली क्लास के क्वेश्चन जिसने घर जाकर ट्राई किए हों या ना किए बिना भी किए हों तो नोट किया होगा कि पिछली क्लास वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, एनसीईआरटी के हिसाब से काफी अच्छे क्वेश्चन थे। तो वो सिलसिला बरकरार रखते हुए और नए नए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्मॉल ए, ठीक है, फॉर विच द वेक्टर हमें दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस में ए स्क्वायर माइनस 9 के कैप makes acute angle with the coordinate axis ax es, acute angle with the coordinate axis। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी नहीं किया था। पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन कुछ भी ऐसा था, वहां ऑब्ट्यूज था। ऑब्ट्यूज होने के चक्कर में क्या परिवर्तन आया था क्वेश्चन में? हमने कहा था थीटा 90 से बढ़ा लिया था, जिसके चक्कर में डॉट प्रोडक्ट का जो कॉस थीटा था वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो गया था ऑब्ट्यूज वाले केस में। अब एक्यूट वाले में थीटा 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा यानी कि cos 90 की वैल्यू 0 तो नहीं कह रहे 0 से बड़ी, cos थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी क्योंकि सारे एंगल 0 और 90 के बीच में होंगे। तो अब ये बात सोचिए कि अगर हमसे बोला कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, तो अगर हम एक बार आर डॉट आई कैप करें तो आर का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आएगा। हम उस कॉस थीटा को बोलेंगे 0 से बड़ा है। लिख के दिखा दो, लगता है तुम्हें सोच नहीं पा रहे। आर डॉट आई अगर हम करते तो आर का मैग्नीट्यूड आता, आई का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आता। फिर हम कहते हैं कि जी ये कॉस थीटा 0 से बड़ा आएगा एक्यूट के चक्कर में। ये कॉस थीटा 0 से बड़ा, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है, यानी ये पूरी वैल्यू 0 से बड़ी। तो क्यों ना हम इसको r डॉट आई सीधे ऐसे लिख के दिखा दें। फिर भाई यहां पर r का मैग्नीट्यूड निकालना आसान है क्या? देखना, तो हमें पता है कि ये सब पॉजिटिव ही आने हैं फिर, तो क्यों ना बेहतर है 0 से बड़ा ले लें। इसी तरीके से r ने j के साथ भी एक्यूट एंगल बनाया, r ने k के साथ भी एक्यूट एंगल ही बनाया, तो सबका डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा होना चाहिए ना। r डॉट आई भी, r डॉट j भी और r डॉट के भी। लेकिन इसमें जो r डॉट जे है उसमें a नहीं है, देखो, तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमें तो a की वैल्यू ढूंढने को बोला, वो r डॉट आई से आएगी और r डॉट के से आएगी बस। तो लिखें r डॉट आई, बताओ r का अगर i के साथ करें, ये रहा r, i के साथ करें डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 4 बस 0 से बड़ा। सब सहमत है? एंड इसकी बात करो तो अब ठीक है। अब सोच के मुझे ये बताओ, क्या ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर ये कंडीशन होनी चाहिए या ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए? मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सी वाली होनी चाहिए, मैं पूछ रहा हूं दोनों में से कौन सा सही लग रहा है सुनने में। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या दोनों ट्रू होनी चाहिए, ये पूछ रहा हूं। ये क्यों नहीं सकती ट्रू? नेगेटिव है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? डॉट प्रोडक्ट तो 0 से बड़ा था, आ जाए नेगेटिव, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है उससे? नेगेटिव वाला कोई लॉजिक नहीं है कि नेगेटिव है वहां पर इसलिए ये एक सही है। हमें क्वेश्चन ने बोला था कि ए की वैल्यू ढूंढिए जब उस वेक्टर ने तीनों के साथ एक्यूट एंगल बनाया, तीनों के साथ। तो आप इसे और नहीं कंसीडर कर सकते, ये और ये, यहाँ एंड लिखना जरूरी है क्योंकि ये भी काउंट करने वाली चीज है और ये भी काउंट करने, दोनों में से एक नहीं काउंट करना कोई। ए यहां से भी मिलेगा, ए यहां से भी मिलेगा हमको, तो एक काउंट नहीं करना कोई। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करते थे हम? क्या कह रहे हैं? हम नहीं जानते ऐसे। इसको क्या लिखूं? क्या कह रहे हैं? कुछ भी लिख दो। ये तो नहीं पूछा कि यहाँ पे लेस देन कैसे हुआ? ठीक है, अरे पता किरण कह रही है, ये बताना पड़ेगा क्या? अब इसका आंसर पता ना कैसे निकालते थे हम लोग? दो चीजों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, दो चीजें भी लीनियर। कैसे करते थे इसको सॉल्व? अभी पिछली क्लास में तो किया था, नंबर लाइन ड्रॉ करके। इसको भी जैसे करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करके, तो ए की नंबर लाइन पे दिखा दूं, ये 2 वाली वैल्यूज हैं, वो 3 वाली हैं। इससे क्या क्या वैल्यू आएंगी ए की?
2 और 3, 2 और -2, वहां से 3 और -3, तो क्यों ना एक ही नंबर लाइन बना दें। यदि इधर ये 0 हो गया तो ये 2 और 3 इधर प्लस का इनफाइनाइट, ये -2 और ये -3 यहां माइनस का इनफाइनाइट। बताना शुरू करिए। लेकिन प्लस माइनस प्लस लगाने में दिक्कत आएगी ना। चलो कंबाइंड अलग अलग करते हैं, बाद में कंबाइंड करेंगे। इसकी नंबर लाइन क्या होती, -2 और 2, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस लगाते इधर आते हैं। इसकी नंबर लाइन क्या होती, -3 +3, फिर प्लस माइनस प्लस लगाते। अब इस वाले से आंसर 0 से बड़ा चाहिए, यानी कौन सा आएगा, बोल के बताओ। ओपन यूनियन इधर नेगेटिव वाला, यानी अब आंसर सोच के बताइए, क्योंकि आंसर ये यूनियन ये तो है नहीं। इन दोनों को अब एक लगा पे करें क्या, एक नंबर लाइन पे एरो बना के जैसे करते थे हम, उससे चलेगा क्या पता, या ऐसे ही पता लगा लोगे। अगर मैं यहां पे कहूं एक नंबर लाइन ये रही, -3 -2 2 3, अब बताना जरा, देखो इसका क्या मतलब है, माइनस के इनफाइनाइट से माइनस का 2, यानी यहां तक, ठीक है। इसका मतलब यहां तक, ठीक है। इसका देखो अब ठीक लग रही, ब्लू एंड ब्लैक विद व्हाइट, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए फिर, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो एक ही वैल्यू इस -2 और -3 में क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा ना। एक ही वैल्यू -2 और -3 के बीच में माइनस का 2.5 आएगी, उसे इसमें भी देखो रख के और इसमें देखो, दोनों को ट्रू करेगा वो, उसी से तो निकला है तो ट्रू तो आएगा ही आएगा, ट्रू कंडीशन। ऐसे यहां वाली भी, मैं तो ये कह रहा हूं, क्या इस जगह का -3 के इधर -4 होगा, क्या -4 ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगी, क्या -4 ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करे, मुझे चलना तो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि -4 आ रहा है इस वाले एरो में और ये वाला एरो था इसका, तो बस -4 इसको सेटिस्फाई तो कर देगा, देखो उसको नहीं करेगा। जबकि एक ही वैल्यू जो आंसर में आएंगी वो सारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब सारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाला तो या तो ये होगा तो दोनों में दिख रहा है, या फिर ये, सब आके समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, -3 से -2 यूनियन 2 से 3, ये होना चाहिए फिर आंसर। यही वाली वैल्यू होंगी एक ही जो इसको भी और इसको दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। अगला क्वेश्चन रेडी है, जल्दी करो। आज बहुत दिनों बाद सब आ गए, वरना तो रोज रोज कभी कोई एक गायब कभी कोई एक गायब। कोई हाफ में तो नहीं है, हाफ टी शर्ट में, क्योंकि जो हाफ टी शर्ट में है वो फिर हो सकता है ना एक आध दिन में छुट्टी पे हो। बोलूं अगला, लिखिए, अभी रुक जाऊं, अरे चलता रहेगा, वो तो टाइम बहुत है ना। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर ऑल यूनिट वेक्टर्स देन प्रूव दैट ए माइनस बी वेक्टर में, ठीक है ना, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। यानी हमको क्या प्रूव करना है जी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, देखो ऐसे लिखा है ना तुमने, ये प्रूव करना है हमको। जब ए बी और सी कोई भी रैंडम वेक्टर्स हैं तब, यूनिट वेक्टर्स हैं तब, ठीक है। शुरू करें, चलिए। अब देखो ये वाली वैल्यूज हमें निकालनी आती है, कैसे ढूंढते हैं हम, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ढूंढना आता है हमें, सेम चीजों का दो बार मतलब डॉट प्रोडक्ट करने से मिल जाती है वैल्यू ये वाली। तो अगर हम इसकी वैल्यू अब एलएचएस सॉल्व करें, ठीक है एलएचएस लिख देते हैं, चलो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले इसी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इससे ही, उसका फिर पता है ना, एक का स्क्वायर आता है एक प्लस का। अब ये चैप्टर शुरू तो कर नहीं रहे हम, जो मैं इसको दो बार लिख के दिखाऊंगा आपको, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा वैसे भी, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, अगली वैल्यू आती है एक तो माइनस में ए डॉट बी, एक माइनस में बी डॉट ए, अब वो दोनों सेम होने के चक्कर में ए डॉट बी बन जाती हैं ऐसे करके। ये पहले वाली वैल्यू इतनी आई है, इस तरीके से इसको ओपन करें, क्या आएगा ये, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी,
सब सहमत है? तो फिर तीसरा वाला भी ऐसे आना चाहिए, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी लिख लो या सी डॉट ए लिख लो, बात तो एक ही है। बोले यहां तक कोई समस्या? जिसमें कि हम जानते हैं ए एक यूनिट वेक्टर था, तो वन 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 और सब प्लस में है, यानी सारे यूनिट वेक्टर्स है ना, तो सारे मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू वन हो गई और सब प्लस की तो 6 बन गया, ये 2 तो 4 तो 6। अब जो ये ए डॉट बी माइनस का यहां पर है, यहां माइनस का बी डॉट सी, यहां माइनस का ए डॉट सी या सी डॉट ए, इन सबका -2 कॉमन लूं तो पहले में बचा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बोलिए अब मुझे सोच और समझ कर ये बताओ, ये वाली वैल्यू तुमने किस फॉर्मूले में देखी है? और क्योंकि ढूंढना पड़ेगा इसको, कैसे मिलती है हमको ये वाली वैल्यू? ए प्लस बी प्लस सी के होल के मैग्नीट्यूड में हमें ये वाली वैल्यू मिलती है पूरी, तो इसको एलएचएस को सॉल्व किया हमने, यहां लाके छोड़ दिया। और वैसे भी इसमें कहीं पर भी हमारा वो नहीं है अब तक, लेस देन ग्रेटर देन जो हमें लाना है, इंट्रोड्यूस करना है ना, तो हम ढूंढते हैं वो वाली वैल्यू जिसको हमें पता है कि वो, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दें और मैं कहूं देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आप बताओ आपके हिसाब से यहां पे क्या लिखना चाहिए, जो कि हमेशा होता ही है। हाँ, यहां पर इनइक्वालिटी का यूज करके हम यहां पे कुछ लिख सकते हैं, ये तीनों के सम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, या जीरो भी आ सकता है, तीन वेक्टर्स है ना, ऐड करने पर जीरो भी आ सकता है इनको, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव तो नहीं आएगा पक्का। सही बात है। अब इसको खोलना हम जानते हैं, इसकी वैल्यू पता है हमें, दैट फॉर्मूला लिखे, पहले क्या आता है ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए ग्रेटर देन बराबर 0। बोले यहां तक कोई समस्या? इनकी वैल्यू फिर बताया मैं, यहां से ये वाली वैल्यू ढूंढ लेता हूं ना, ये वाली 2 के साथ इस पूरी वैल्यू को ढूंढ लूं, क्या आएगा 1 1 1, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। किरण जी तुम उतार नहीं रही, फिर कहोगे 1 मिनट, ये लाइन कैसे दिख रही बीच में? अच्छा, क्या लिखूं यहां पर? ये लिखूं? सेकंड इक्वेशन छोड़ो, रहने दो, मत डालो, बताओ यहां से ठीक है क्या? क्या करना चाहिए अब? इस पूरे की वैल्यू कैसे पुट करोगे मैडम? ये हिस्सा जो है वो -3 के इक्वल या -3 से बड़ा है, तो इससे ये बना लें पूरा। अभी 2 है ना, पहले क्या चाहिए हमको? याद आ रहा है कैसे बनाते हैं? इस छोटी सी वैल्यू से ये पूरी बड़ी बन सकती है, तो पहले हमें -2 चाहिए, -2 से ये उल्टा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, आ गया याद? तो इससे ये बड़ा आराम से बन जाएगा, और फिर सीधे वही वाली वैल्यू आएगी जो ये थी, यानी ये था, सीधे वो आ जाना चाहिए। सही है, करो चलो। पहले क्या करा हमने? माइनस की इंटू करी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो इधर लेस देन हो गया ये, और प्लस का 3 हो गया, +6 इधर भी और +6 उधर भी, तो यहां पर 6 प्लस करें, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तो यहां हो जाएगा 9, उधर भी +6 करना पड़ेगा 9, और ये पूरी वैल्यू क्या है? LHS, ये पूरा, तो ये पूरा आ गया ना लेस देन इक्वल टू 9, जैसा उसने कहा था, तो आप इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू उतार दो। क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो वैसा ही है जैसे हम करते आ रहे थे, लेकिन 2-3 चीजें इकट्ठी करवा दी कि क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? अगला, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर बी 3 वेक्टर्स सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 1 कॉमा बी का मैग्नीट्यूड 2 कॉमा सी का मैग्नीट्यूड 3, 1 2 3, ओके, फुल स्टॉप। अब है असली कहानी जो क्वेश्चन की समझने वाली है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर along a vector is equal to projection of c vector along a vector is equal to projection of c along a। स्पीड खत्म हो गई क्या एक हफ्ते में? एंड
बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। फाइंड फाइंड 3a माइनस 2b प्लस 2c होल का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर लगा लेना उनके ऊपर। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू हमसे पूछी है वो इसी फॉर्मूले से तो खुलेगी, वही 3a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर, फिर 2i सब a डॉट भी सब आएगा ये सब। लेकिन इसमें जो ये सब होंगे, ये दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, तो हमें ये वाली जो वैल्यू आएंगी डॉट में, उन्हीं के लिए वो प्रोजेक्शन वाली बातें दी हुई हैं। तो लिखो जरा, कैसे लिखोगे? प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले क्या थे, याद है? क्या बोलते थे प्रोजेक्शन को? क्या बोलते थे प्रोजेक्शन को? प्रोजेक्शन वाले को फिजिक्स की भाषा में कुछ बताया था ना तुम्हें मैंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। प्रोजेक्शन जो था किसी वेक्टर का बेस वाले वेक्टर से निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते थे ना उसको रिजोल्यूशन में। तो ए cos थीटा आता था, ए का बी पे चाहिए होता था। तो खैर, अब तुम बताओ सोच के, जो दो प्रोजेक्शन इक्वल दिए हुए हैं कैसे लिखोगे उनको? पहले क्या दिया? तो मैंने तुमसे क्या कहा था, जब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे निकालते थे तो क्या आता था? पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और अपॉन में जिस पर प्रोजेक्शन निकल रहा है उसका मैग्नीट्यूड, है ना? तो हमें ए का प्रोजेक्शन बी पे बोला, क्या बोला? बी का प्रोजेक्शन ए पे, तो बी यहां बना दिया तुम्हारे समझने के लिए, और ए यहां बना दिया। बी का प्रोजेक्शन ए पे ये वाला हिस्सा होगा ना, तो क्या होना चाहिए? ये का मैग्नीट्यूड। सही बात है, ये इक्वल दे रखा है। अब बताओ सी का ए पर है, क्या है? सी का ए पे, तो सी डॉट सी का ए पर, हाँ तो ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड जिस पर प्रोजेक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड आता है। पढ़ें तो ऐसे बंद कर लियो इसे चेन को, बस जुकाम हो रहा है, ठंड नहीं लग रही वैसे। ठीक है जी, इस तो क्या इसको हटा दें फिर? तो हमें चल गया पता कि ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है। एक बात हमारा कंक्लूजन ये मिला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। पहली क्वेश्चन। एक चीज हमें दे रखी है, बी और सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और मैग्नीट्यूड अलग दे रखे हैं हमको। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ढूंढने, क्या था वो? 3a माइनस प्लस इसकी वैल्यू का स्क्वायर लिखे इक्वल में। क्या आता था पहले? इसका स्क्वायर, यानी 9 टाइम्स ऑफ प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी का 4 टाइम्स ऑफ सी का। बोले यहां तक कोई दिक्कत? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है नॉर्मली जब ये प्लस होता है तब। ठीक है ना? अब माइनस का मतलब जब इन दोनों करेंगे तो एक माइनस की वैल्यू, तो माइनस आएगा ना, 2ab, 2 टू जा 4 3 जा 12। बोलिए कोई समस्या? फिर 2bc, इन दोनों करेंगे तो फिर एक माइनस का है। ऐसे वो कह रही काश 9th में पढ़ लिया होता, इन दोनों में से एक माइनस का है तो फिर माइनस का आएगा ना। क्या? 2 टू जा 4 टू जा 8 8, और फिर इन दोनों का होता है, दोनों प्लस के ही हैं, प्लस का 2 3 6 टू जा 12 12 क्या? अब यहां देखो 12 टाइम्स ए डॉट बी, ये देखो ये रहा, और 12 टाइम्स ही ए डॉट सी वाला है। दोनों के कोफिशिएंट भी इक्वल हैं, और वैसे भी दोनों वैल्यू इक्वल थी, तो एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो ये इस पूरे से ही पूरा कट जाना चाहिए ना। ये वैसे ही जीरो है बी डॉट सी, क्वेश्चन में जीरो दे रखा था तो ये वैसे ही हट गया। तो 9 टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड 1 था शायद, 9, 4 टाइम्स ये था 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4, वो 3 था, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 16 प्लस 36, 36, बताओ कितना आ गया ये? 25, अब 25 36 61, 61 का भी रूट, इधर स्क्वायर चल रहा ना, हमें तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो हटाना पड़ेगा, रूट 61 आना चाहिए आंसर फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से आसान था, बस ये एक नई टर्म डाल दी प्रोजेक्शन वाली, ताकि प्रोजेक्शन भी इस्तेमाल हो गया ए प्लस बी प्लस सी वाले के मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन में। मैंने इसलिए तुमसे कहा था, जब हमने ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर वाला इक्वल टू 0 वाले क्वेश्चन किए थे, कि ए प्लस बी प्लस सी के भरपूर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो 3 4 हमने वहां देख लिए थे एनसीईआरटी में, एक एक्सरसाइज में था, कुछ एग्जाम्पल में थे,
कुछ मिसलेनियस में थे, और फिर कुछ हम कल परसों से कर ही रहे हैं क्वेश्चन ये वाले, ठीक है ना। मोस्टली हर क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी जैसी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन, तो 3 नंबर में भी आ सकता है फिर ये एक बार ये सारी चीजें करने को, ठीक है। लिखिए अगला, लिखो एक बेहतरीन क्वेश्चन, फिर से a प्लस बी प्लस सी वाला। बोलो ऐश्वर्या जी, क्यों मुस्कुरा रही है? लिखो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, शो दैट द एंगल, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये सुनकर थोड़ी सी सुकून मिलेगा तुम्हें, इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है ना। शो दैट द एंगल थीटा बिटवीन बी एंड सी वेक्टर इज cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के साथ माइनस b वेक्टर का स्क्वायर माइनस c वेक्टर का स्क्वायर अपॉन b और c के बीच में चाहिए ना, तो ट्वाइस ऑफ b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड, ये प्रूव करना है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ bc। यस, अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को देख के कैसा फील आ रहा है? अच्छा फील आ रहा है, या फिर दिमाग खराब होने वाला फील आ रहा है कि फिर से आ गया है प्रूफ दैट वाली चीज? या कैसा लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के? या बिल्कुल वैसा ही लग रहा है तुम्हें भी जैसा मुझे इन्हें मंदिर वालों को देख के लगता है? वैसा ही लग रहा है तुम्हें? हाँ, आने वाले तभी तो। हाँ, अष्टमी है कल, कल भी आएंगे, परसों सुबह कर लेंगे, हमारी टाइम तक नहीं करेंगे, दोपहर तक ही होता है, उसमें बच जाएंगे शाम को। आओगे तो वही तुम, उधर थोड़ा कम हो जाएगी आवाज बस। ट्यूजडे क्या है? अच्छा, दशहरा, बता देंगे। अब हमारी क्लास है ट्यूजडे को, ये ना छुट्टी में बताऊंगा, ठीक है। ये प्रूव करना है। लो, इसे ध्यान आ गया होगा, हमने एक क्वेश्चन किया था a प्लस बी प्लस सी वाला, जिसमें एंगल ढूंढने को कहा गया था। बस अंतर इतना है, वहां पर हमें cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन थी कुछ, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आपको। मैंने ये कहा था a प्लस बी प्लस सी कुछ दे रखा है हमको, 0 दिया हुआ ना, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0 ले लो। और मैंने आपसे कहा था जोशी जी, जिसके बीच का एंगल निकालना होता है उन दोनों को रखो इस तरफ, और जो बचा हुआ उधर भेज दो। हमें एंगल कौन से के बीच में बोला? तो बस बी और सी को रखो, ए को उधर भेज दो। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। अब क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायरिंग मैडम, पहले मैग्नीट्यूड और फिर स्क्वायरिंग। तो ये क्या बन जाएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां पर ए का स्क्वायर। अब हम यहां पे फॉर्मूला खोल सकते हैं, क्या आएगा वो? बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, कुछ ऐसे। यहां पे ए डॉट सी आता, बी और सी है ना, अच्छा सॉरी, तो बी और सी आ जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा, और यहां पर ऐसे का ऐसा। अब इस लाइन से अगर तुम यहां पर बी और सी के मैग्नीट्यूड दिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, मैंने फॉर्मूला खोल दिया लेकिन डॉट लगा दिया फिर भी, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालो आप, तो यही आएगी, देखो देखो यहां से निकाल के। एक क्वेश्चन और है, बोलो, ये आ गया ना आंसर सबका? ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई होगी, डब्बे में डाल दो, अगला लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मिनट, नहीं 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 रुक जाओ, हाँ, ये वाला है। लिखो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 5 जे माइनस 4 के। ये तीनों वेक्टर दे दिया हमको, ठीक है। बोलो, लिखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्यूट, फॉर विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्यूट एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट हो और बी और सी के बीच का ऑब्ट्यूज हो, तो एक्स की वैल्यूज बतानी है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्या समझ में आ रहा है आपको? इस क्वेश्चन को सुन के कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही क्या? नहीं नहीं, पिछली क्लास से क्यों होती, मतलब
इसी टॉपिक की कुछ ऐसा हो रहा है कि एक्यूट वाला क्वेश्चन अलग किया था, ऑब्ट्यूज वाला क्वेश्चन अलग किया था, और यहां पर उन दोनों को मिला के दे दिया। तो आपके हिसाब से कितनी देर लगनी चाहिए? 10 मिनट? कितने? 2.5 मिनट? सबका मिला के बोल रहा हूं मैं तो ना कोई 10 ले ही लेगा। मैक्सिमम टाइम बोला मतलब मैंने, इसने मिनिमम बोला होगा 2.5 मिनट। ठीक है। एक्यूट वाले में क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट का? एक्यूट वाले में 2.5 मिनट कह रही थी। एक्यूट वाले में डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 लेते हैं, इक्वल टू, वो पूछ रहा हूं, मेन तो वही चीज है, उसी को लेके तो क्वेश्चन चलेगा नीचे को। और ऑब्ट्यूज वाले में एंगल 90 से बड़ा होने के चक्कर में डॉट प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ये दोनों चीजें चाहे तो ऐसे से बगल में लेके चल लो, चाहे तो पहले एक्यूट वाला सॉल्व करो, फिर एक्यूट वाला सॉल्व करो जल्दी से। साफ साफ दे दिया उसने किस किस के बीच का एंगल एक्यूट और किस किस के बीच का ऑब्ट्यूज चाहिए उसे। अरे यार ये धोखा हो गया। आंसर को देख के मुझे दिख रहा आंसर वही देखा, क्वेश्चन तो वही नहीं था, कहीं धोखा हो गया ये तो। अच्छा, इक्वेशन बनने के बाद वो जो पेयर आए वो सेम आ गए, आंसर तो वही है, -3 से -2 यूनियन और 2 से 3। चलो कोई ऐसा इसका ना हुआ हो, क्या हो गए? सौभाग्य जी हो गया? क्या कह रहा? नहीं हुआ तो घर कर लूंगा, ऐसा कह रहा क्या? मम्मी से बात हुई थी उस दिन तेरे सामने हो रही थी क्या? लो जी, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन तो हो गए खत्म हमारे। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख दो, लो चलो, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इस क्वेश्चन में। लिखो, हमें दिया, सीधे मेन चीज लिखते हैं इसके बाद ना, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अकेले बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ऐसे अगर ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं तो प्रूव करिए, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्या सोच रहे हैं कैसे करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट? अगर इसको इसके परपेंडिकुलर दिखाना है तो ऑब्वियसली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। लेकिन जब आप इसका डॉट करोगे इस पे तो एक तो आएगा ए, भाई ये पूरा डॉट ये लिखोगे तो ए डॉट ए आएगा, एक बार ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, खैर। फिर एक आएगा 2b डॉट ए, डॉट तो कर देंगे लेकिन उनकी वैल्यू कैसे ढूंढोगे जो आएंगे यहां पर? उसी के लिए तो ये दे रखा है। इसका यूज कैसे कर सकते हैं इसके अंदर? ये मोड वाली चीजें कैसे ऑपरेट होती हैं प्लस माइनस वाली? स्क्वायरिंग करके। तो पहले इसकी स्क्वायरिंग करिए, इसको क्या लिखा जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे। फिर हम यहां हमला खोल सकते हैं, क्या आएगा वो? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बराबर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसमें बी का स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे। तो बचा क्या? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल है ऐसे। अब चेक करें इसको, जो वैल्यू गिवन थी उससे कुछ तो कंक्लूजन निकाल लिया हमने। अब इसको ओपन करो, देखो इसको नहीं सॉरी इसको ओपन करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखो, उसमें एक जगह आपको ए का स्क्वायर मिल जाएगा, उसकी जगह पे रख दो, कट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर लायक है बस, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखिए यहां पर, उसमें एक जगह पे ए का स्क्वायर मिल रहा होगा आपको। किरण जी पेज में ज्यादा खिचड़ी तो नहीं पकी? खिचड़ी, हाँ बस वही जरूरी है। आ गया 0। उसके बाद लिख देना देयरफॉर ये इज परपेंडिकुलर टू ये, केवल 0 लाके छोड़ मत दिया करो, देयरफॉर वाली चीज भी लिख दिया करो। हो गया सबका? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। अब क्वेश्चन का नंबर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट वाले, है ना। देखिए, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि ये वर्टिसेस हैं तो स्मॉल लिखोगे कैपिटल? कैपिटल। किसी भी ट्रायंगल या किसी भी 4 साइड वाले ऑब्जेक्ट के जो वर्टिसेस होते हैं हमेशा ही वो कैपिटल होते हैं। तो लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज। अब देखो, क्योंकि हम लोग पहुंच गए हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, तो एक बार जरा मन में क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीजों को रिकॉल कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या क्या था? ए क्रॉस बी सिंपल, फिर आई क्रॉस जे के लिए हम लोग सर्कल बनाया करते थे। उसके बाद और क्या था? ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी ढूंढने के लिए हमें डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ता था। और ए क्रॉस बी वर्टिसेस होते थे ट्रायंगल के एबीसी,
तो एरिया निकलता था हाफ ए क्रॉस बी से, डायगोनल्स की मदद से निकलते थे पैरेललोग्राम का एरिया, और पैरेललोग्राम का एरिया वैसे भी निकलता था। ये कुल मिला के कुछ छोटी मोटी चीजें थी उसमें, बस उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया हमारा, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब हमें ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स पता है एबीसी, उनके पोजीशन वेक्टर्स पता है। तो जरा मुझे बताएंगे, एक मिनट, हमें तो शो करने वाली चीज लिखनी है ना पहले। देखिए, इज 1/2 मोड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये लेके आना है एरिया में। क्या कह रहे हैं, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था। हाँ, हमने नहीं पढ़ा था ऐसा, लेकिन हमने जो पढ़ा था उसकी मदद से आ ही रहा होगा ये, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, डिड्यूस द कंडीशन, डिड्यूस द कंडीशन फॉर पॉइंट्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर टू बी कोलिनियर, टू बी कोलिनियर। पहले उसका एरिया प्रूव करो, उसके बाद कोलिनियरिटी वाली कंडीशन लेके आओ। डिड्यूस का मतलब हो गया उसी रिजल्ट को इस्तेमाल करके, कुछ अलग से नहीं करना, ठीक है। चलिए बताइए, अगर हमने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे करके ए बी सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका बी वेक्टर, इसका सी वेक्टर, तो जो हम एरिया निकालते थे अपने आप वो हाफ, क्या एडजेसेंट साइड से क्रॉस प्रोडक्ट होता था ना, एडजेसेंट साइड से क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं तो क्या होता था फिर? देख देख देख, तुम लोगों को भी देखना है, किसी को देख लो, अभी मौका है। क्या लिखूं फिर अगर तुम्हें देखना नहीं तो? वो तो दो वेक्टर होते थे ए और बी, तो एक क्रॉस बी लिख लेते थे, यहाँ तो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो तुम मुझे नाम बोल के बताओ ए बी बी सी सी ए की फॉर्म में क्या लिखा जाए। आ गया याद कुछ? मिला कि नहीं मिला? अरे जो नहीं देख रहे पीछे, यानी उन्हें ध्यान है, बता दो फिर। बोला था मैंने कोई इनिशियल दो वेक्टर, जब एग्जाम्पल समझाया था, जब टॉपिक चल रहा था उस टाइम भी एक वेक्टर बनाया था ऐसे, एक बनाया था ऐसे, वो दोनों भी कोई इनिशियल थे, हाफ ए क्रॉस बी लिखते थे हम। तो अब बी वाले पॉइंट से कोई इनिशियल बनाने का मतलब बी ए आएगा और बी सी आएगा, इस छोटी सी वैल्यू से वो पूरा लेके आना है, ठीक है जी। तो ये रहा हाफ ऐसे का ऐसा, बी ए का मतलब क्या आएगा? क्या बोले जा रहे हैं यार, बी ए का मतलब ए आएगा ना पहले, ए माइनस बी क्रॉस यहां से, अब लग रहा है कि इससे ऐसी कुछ चीज आ सकती है। क्या करेंगे अब बताओ फिर पहले, ए क्रॉस सी, फिर ए का नंबर बी के साथ तो माइनस के साथ, फिर बी का नंबर सी के साथ तो अगेन माइनस के साथ, फिर बी का नंबर बी के साथ, हो गए सारे क्रॉस प्रोडक्ट। अब बी क्रॉस बी जीरो, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये देखिए ये बचे सारे, तो ए क्रॉस सी आंसर में है क्या? सी क्रॉस है, यानी ये उल्टा है वहां पर, ये तो इसे उल्टा कर दूं अगर, तो क्या बन जाएगा ये माइनस का, और ये तो पहले से ही चल ही रहे हैं माइनस के, तो तीनों का माइनस कॉमन ले लूं, मोड तो है ही, हाँ प्लस हो जाएगा और वो आ भी जाएगा फिर आंसर, ठीक है जी। तो एरिया हाफ, पहले इसे लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, जलाना था वो आ गया, लाइन टेढ़ी, चलो ठीक ठाक ही है, आ गया ना, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन बस क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में काफी है, दिमाग को जाम करने के लिए नाम ही काफी है क्रॉस प्रोडक्ट। तुम क्या नहीं समझ में आया भाई, पूछ ले, ठीक है सब, बस ध्यान नहीं आ रहा था, बाकी समझ तो दबा रहा। अरे अब समझ में आ गया भाई, अब चलो बात करो, आगे भी कुछ बोला उसने, एरिया हम ये लेके आ गए, अब वो कह रहा था वो कंडीशन बताओ जिससे वो कोलिनियर होंगे, इसी को इस्तेमाल करके, अगर ये वेक्टर या वेक्टर का कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया, यानी इसे इक्वल टू जीरो लेके चलना है बस, तो टू जाके जीरो बन जाएगा। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड अगर आया तो वो ट्रायंगल, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे।
लेकिन एक बात सोच के बताओ, मैग्नीट्यूड के साथ लिख के इक्वल टू जीरो है, बिना उसके भी लिख दें? इक्वल में जीरो है, इक्वल में जीरो है, तो मैग्नीट्यूड की जरूरत है क्या? मैग्नीट्यूड की जरूरत तब पड़ती है जब प्लस माइनस कुछ हो। वो तो जीरो ही आ रहा है इक्वल में। आंसर देखें क्या है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी क्रॉस ए जीरो। हाँ ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ेगी जब इक्वल टू जीरो है तो। दिखेगा ही नहीं ना, ट्रायंगल दिखेगा ही नहीं ना, ये वाला पॉइंट उठ के इसके ऊपर ही आ जाएगा। ट्रायंगल रहता ही नहीं, तभी तो एरिया जीरो लेके चलते हैं उसका। ट्रायंगल रह ही नहीं पाता जब वो कोलिनियर हो जाते हैं, तो इसलिए एरिया जीरो कर देते हैं बस, ताकि ट्रायंगल बने तब तो एरिया आएगा। तो ट्रायंगल बनता ही नहीं तो एरिया कहां से आएगा? तो अगली कंडीशन लिखिए, फॉर कोलिनियरिटी, फॉर कोलिनियरिटी या कोलिनियर, ये एरिया इक्वल टू जीरो। और एरिया इक्वल टू जीरो करते ही 1/2 भी गायब, मैग्नीट्यूड भी गायब, केवल ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर जीरो। और डब्बे में डाल दो, यही कंडीशन है कोलिनियर होने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, हमें दिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल है सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के। ठीक है, एक और चीज दी कि ए क्रॉस सी इक्वल है बी क्रॉस डी के। देन हमसे कह रहा है प्रूव करिए ए माइनस डी पैरेलल होना चाहिए बी माइनस सी के वेक्टर्स में। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले एक कंडीशन ये दे दी, क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल है, फिर ये दे दी एक और क्रॉस प्रोडक्ट की, फिर कह रहा है ये पूरा इसके पैरेलल लाओ। अब मुझे सोच के बताइए, अगर हमें इस पूरे वेक्टर को इस पूरे के पैरेलल करना है तो क्या क्या कंडीशन होती है हमारे पास? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर सकते हैं, वैसे तो हम ए इक्वल टू लैम्डा बी से भी करते हैं, लेकिन फिर लैम्डा का उपचार सोचना पड़ेगा। जबकि यहां पर चीजें क्रॉस में दे रखी हैं, तो बेहतर है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे करके देखते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें इस्तेमाल होंगी और सब कट उठा के जीरो लाना है बस। चल गया ना पता करना क्या है? अगर हमें पहले से मालूम होता है ना कि करना क्या है, तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस सी करना है हमको। तो पहले क्या आएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी। ये तुम्हें पता है ना, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते इसमें। यहां डी की बी में कर रहे हैं तो डी क्रॉस बी ही लिखना पड़ेगा, कहीं मर्जी से बी क्रॉस डी कर दो। अब फिर कहो सर कर तो सब सही रही थी, या कर तो सही रहा था, पता नहीं कहां गलती हो गई। ये चार चीजें आ गई, अब सोचो कैसे यूज करोगे ऊपर वालों को। ए क्रॉस बी है कहीं, ये रहा, ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर सी क्रॉस डी लिख दें तो वो इससे कट सकता है। देखो, क्योंकि इसको जब सी क्रॉस डी लिखा जाएगा तो बाहर एक माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे चेक करो, ए क्रॉस सी, हाँ ये रहा, इसे बी क्रॉस डी लिख दें, और जब इसको बी क्रॉस डी लिखा जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। आगे बात समझ में? चारों चीजें कट गई, तो ये क्वेश्चन भी अगेन 1 मार्क का ही है, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की जगह लिखा हमने सी क्रॉस डी माइनस, और ए क्रॉस सी की जगह लिखा बी क्रॉस डी। इसे उल्टा करा तो ये बन गया प्लस का बी क्रॉस डी, इसे उल्टा करा तो ये बन गया माइनस का सी क्रॉस डी। अब ये सी क्रॉस डी से सी क्रॉस डी कैंसिल, बी क्रॉस डी से बी क्रॉस डी कैंसिल, देयरफॉर लगा के लिख जरूर देना, देयरफॉर ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हमें दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो। क्या कह रहे हैं, इसने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा? यस, यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये चीज ही ऐसी है। ठीक है, हमें ये गिवन है और कह रहा है प्रूव करिए कि ए क्रॉस बी इक्वल आता है बी क्रॉस सी के, और यही इक्वल आता है किसके? सी क्रॉस ए के। तो इस क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट में करने की अप्रोच ही अलग है। यहां पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो लगा नहीं सकते क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होता है, वो तो क्रॉस में तो होता नहीं, तो यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर हम एक बार दोनों तरफ एक क्रॉस से कर देते हैं मल्टीप्लाई। आ रहा याद, पहले भी तो कभी ना कभी कराया हमने ऐसा, दोनों तरफ एक बार ए क्रॉस से कर दो, या दोनों तरफ एक बार बी क्रॉस से कर लो। पहले ए से करते हैं, ए बी सी तीनों से करना हो, सबसे पहले किससे करना चाहोगे? फिर ए से। तो हमने दोनों तरफ ए से क्रॉस प्रोडक्ट करी, प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई यानी दोनों में पहले ए क्रॉस, इसमें ए क्रॉस ए
प्लस बी प्लस सी, कुछ ऐसा। ठंड लग गई क्या? अब क्या होगा बताओ फिर? अंदर मल्टीप्लाई, तो एक बार क्या आएगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बराबर जीरो। ये क्या होता है? जीरो। मैडम क्रॉस में आ गए हम। सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। याद रखो, अब एंट्री कर लो क्रॉस प्रोडक्ट में। अभी भी डॉट में घूम रहे हो मुझे लग रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का जीरो, तो ये हट गया। ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसे उधर भेजो तो। अच्छा जी, माइनस भी कर रही और सी क्रॉस भी कर रही, ये हो जाएगा तो माइनस होगा। अब इसे उल्टा करेंगे अगर, तब वो प्लस हो जाएगा। यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वल आ गई है सी क्रॉस ए के। तो ये देखो फर्स्ट और थर्ड तो आ गए इक्वल। अब फिर से इसमें क्या करोगे, एक बार बी की करो, अपने आप करो, बताओ कौन से दो आ रहे हैं इक्वल। इसे नंबर डाल देना इक्वेशन, क्योंकि दूसरी इक्वेशन बनते ही फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ जाएगा पूरा। बताओ क्या आया? बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सब सहमत हैं क्या इस बात से? अब इन दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर है, देखो बी क्रॉस सी के, और बराबर है सी क्रॉस ए के। लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, ये तीनों इक्वल दिखा दो बस करके। तो ये तरीका थोड़ा अलग था, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। हाँ यहीं से तो, इसमें दोनों तरफ, हाँ बी से या सी से। मेन जो थे क्वेश्चन सारे डॉट में थे। अब कुछ भी कहो, अगली क्लास में हम लोग 3D से शुरू कर ही देंगे। चाहे मैं कुछ क्वेश्चन क्रॉस के करा दूं और चाहे ना भी कराऊं, तब भी अगली क्लास में 3D यानी लाइन शुरू हो ही जाएगी। इसलिए छुट्टी करने की परमिशन किसी को नहीं है अगली क्लास की, क्योंकि अगली क्लास में लाइंस के सारी फॉर्म पढ़ी जाएंगी। लाइन की जितनी फॉर्म्स होती है वो सारी पढ़ी जाएंगी, और वो सारी की सारी काम आएंगी पूरी लाइन करते हुए। मैं तो नहीं चाहता कि छुट्टी करी जाए। ट्यूसडे यानी दशहरा को 7:30-8 बजे पढ़ के 9 बजे तक फ्री, और फिर अपना वेक्टर जो 8 बजे काफी है, 8 बजे पढ़ लो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ के खत्म कर देते हैं क्लास। सब सहमत हैं? बिना बात के, नहीं तो 5 दिन का गैप आ जाएगा, 5 दिन का। इसी बहाने उस दिन ट्यूसडे वाली क्लास में हम लोग 3D शुरू कर देंगे। लाइन कम से कम एनसीईआरटी कर पाओगे तो, क्योंकि शुरू में एनसीईआरटी करेंगे हम। एनसीईआरटी की सारी फॉर्म्स पढ़ लेंगे हम, और फिर आप एनसीईआरटी की वो एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दोगे बड़े मजे में। ये भाई खत्म करें क्लास आज की।